हेलो। हमारा लेक्चर चलेगा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का आगे कंटिन्यू करते हुए। देखिए बेटे, कुछ मैंने आपको ग्राफ्स बताए थे, ठीक है, और वो फिर से बता रही हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि आप उसमें कंटिन्यू फ्लो में आ जाएं। जैसे मैंने ये कहा था कि ड्रा ग्राफ हमें ग्राफ को बनाना है, किस किस के बीच में बनाना है, फोटो करंट और इंटेंसिटी। मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था कि जो इंटेंसिटी है वो क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी क्या होती है, संख्या। इंटेंसिटी क्या होती है, संख्या होती है। नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटोनों की संख्या। जैसे जैसे फोटोनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी। अगर अब मुझे इंटेंसिटी और जो जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, इंटेंसिटी बढ़ी, नंबर ऑफ फोटोन बढ़े, नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन का मतलब करंट बढ़ी, यानी फोटो करंट बढ़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारी फोटो करंट उसी रेशो में बढ़ती है, जिस रेशो में हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं उसी रेशो में फोटो करंट बढ़ेगी। यानी इसमें दोनों के बीच में कैसा रिलेशन, कैसा ग्राफ होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी बढ़ाई वैसे वैसे हमारी क्या बढ़ी, फोटो करंट बढ़ी। समझ में आया ये ग्राफ, किसके बीच में, फोटो करंट और इंटेंसिटी। क्योंकि मैंने इंटेंसिटी क्या बताया था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। प्रकाश की तीव्रता जो है वो क्या है, फोटोनों की संख्या, एक संख्या है वो, एनर्जी नहीं है। इंटेंसिटी क्या बताया था, फोटोनों की संख्या। जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी बढ़ेगी, लाइट ऑफ इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, यानी फोटोनों की संख्या बढ़ेगी। और जब फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, फोटोनों की संख्या बढ़ी किसमें भला, प्रकाश में। प्रकाश में फोटोनों की संख्या बढ़ी, वो मेटल पे ज्यादा टकराई। जब ज्यादा टकराई तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगी। मैंने क्या बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही तो बताया था कि ये आपके फोटोन सारे मेटल पे पड़ेंगे और ये क्या इजेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन। ये बताया था। प्रकाश आएगा, कहाँ पड़ेगा, सरफेस मेटल पर, मेटल की सरफेस पे पड़ा, और उस यहाँ मेटल से उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इजेक्ट कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। यही तो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था। तो जैसे जैसे हमारी, जब, और इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी हमारे जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बेटे बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, हमारा करंट। और इस एक्सपेरिमेंट में जो करंट है दैट इज कॉल्ड फोटो करंट। तो जो ग्राफ है वो क्या होगा, फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई, यानी फोटोनों की संख्या बढ़ी,
वैसे वैसे हमारी करंट, इलेक्ट्रॉन बढ़े और करंट भी बढ़े। दोनों में सीधा संबंध समझ में आया? समझ में आई बात? दूसरा ग्राफ देखिए बेटे, फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी में, फोटो करंट एंड फ्रीक्वेंसी। ये देखिए, मैंने अभी ग्राफ खींचना है फोटो करंट एंड फ्रीक्वेंसी। ध्यान से समझ लीजिए बेटे, फ्रीक्वेंसी क्या चीज बताई थी? फ्रीक्वेंसी क्या है? एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? एनर्जी। ठीक है, लेकिन ये संख्या नहीं है, आवृत्ति संख्या नहीं है, इंटेंसिटी एक संख्या है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है? एनर्जी है। तो मैंने उसने कहा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या होगा बेटे? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स तो नहीं बढ़े ना? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से अगर मैंने, एक रेडिएशन आ रहा था, क्या आ रहा था? एक रेडिएशन आया, किसी मेटल की सरफेस पे टकराया, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसकी ऊर्जा बढ़ा दी मैंने। रेडिएशन की क्या बढ़ा दी? ऊर्जा। तो निकलेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन एक ही, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, तो उससे करंट, हमने ऊर्जा पहले 10 की थी, 10 हर्ट्ज की थी, फिर 100 हर्ट्ज की लगा दी फ्रीक्वेंसी, फिर 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का हमने फोटोन किस पे डाला? सरफेस मेटल पे डाला, लेकिन उससे निकला तो एक ही इलेक्ट्रॉन। तो भाई जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ी नहीं, तो करंट कैसे बढ़ेगी? करंट तो नहीं बढ़ेगी। यानी फ्रीक्वेंसी आप कितनी भी बढ़ाते चले जाओ, लेकिन फोटो करंट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी इसके बीच में आपका इस तरह का बेटे ग्राफ आएगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, लेकिन फोटो करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट, सेम रहेगा। समझ में आया ये ग्राफ? तीसरा ग्राफ है बेटे फोटो करंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटेंसिटी। देखो बेटे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है आपका ग्राफ किस में है? इंटेंसिटी में। इसमें कोई संबंध है क्या? ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी माने इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यही तो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? गतिज ऊर्जा उसकी। तो ये तो एक ऊर्जा हो गई ना, एनर्जी हो गई। और इंटेंसिटी मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो उसमें तो आपस में कोई संबंध है ही नहीं, वो संख्या है। ये तो संख्या, ये एनर्जी है, ये एक संख्या है। इसका मतलब क्या? जैसे जैसे आप क्या बढ़ाएंगे, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बनाएंगे, उसकी एनर्जी सेम रहेगी। समझ में आई बात? अगर आपने फोटोन बढ़ाए तो उसकी एनर्जी सेम निकलेगी, एनर्जी तो नहीं बढ़ेगी ना। फोटोनों की संख्या बढ़ने से एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उसी एनर्जी के निकलेंगे। समझ में आया बात? समझ में आई बात? और अगर आप इस तरह से करते, इधर इंटेंसिटी करते और इधर काइनेटिक एनर्जी करते, तो भी क्या रहेगा? इस तरह का सेम। समझ में आई बात? क्लियर? कहने का मतलब दोनों चीजें बिल्कुल अलग है बेटे, एक एनर्जी है और दूसरा नंबर ऑफ फोटॉन्स है, संख्या है। समझ में आई बात? फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल एनर्जी के होता है, यानी अगर आप, एनर्जी क्या है मैंने बताया था, एनर्जी क्या है? फ्रीक्वेंसी है, बताया था। अगर आप एनर्जी बढ़ाएंगे तो समझ लो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो समझ लो एनर्जी बढ़ गई। और उधर इंटेंसिटी क्या चीज है? नंबर है एक, किसका? फोटोनों का। अगर आपने नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए तो मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई लाइट की, और अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। समझ में आई बात? एक तरफ अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो मतलब आपकी एनर्जी बढ़ गई, दूसरी तरफ आपने अगर इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए। समझ में आई बात? दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। वो एनर्जी है, वो एक संख्या है, फिर फोटोनों की संख्या है वो। ठीक है, एक मैं आपको बता रही हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी में। देखो बेटे, मैंने अब एक ग्राफ खींचा, काइनेटिक एनर्जी
ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी। अब आपको ये देखना है कि इसमें कैसा ग्राफ आएगा। देखो बेटे, मैंने अभी अभी बताया आपको कि फ्रीक्वेंसी भी एक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी है। तो इसका मतलब एक चीज बढ़ाने से दूसरी, क्योंकि एनर्जी है, अगर आपने एक फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई। समझ में आई बात, बात समझ में आई। तो आप कहोगे कि मैडम ऐसे सब ऐसे आ जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, यही कहोगे ना। भाई एक चीज के बढ़ाने से अगर दूसरा उतना ही बढ़ रहा है तो एक प्लेन लाइन आएगी। लेकिन मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था मैंने, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम, बताया था। क्या बताया था ये तो आपकी आपकी लाइट की फोटोन की एनर्जी हो गई। ये आपकी फोटोन की जो है एनर्जी है, मान लीजिए क्या था ये, एच न्यू या एच एफ कह लो। और ये क्या था, फाई बताया था वर्क फंक्शन। क्या बताया था, वर्क फंक्शन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर जब वो निकलता है चलता है तो वो क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन मेटल के बीचों बीच से मेटल की सरफेस तक इलेक्ट्रॉन को भी तो पहुंचाना है। समझ में आई बात। जैसे आपको क्लास से बाहर जाना है तो पहले तो आपको क्लास के दरवाजे तक पहुंचना होगा, तभी तो आप क्लास से बाहर जाएंगे। तो कौन सी एनर्जी होती है भाई, जब तक आप यहां से वहां तक पहुंचे रहे तो आप क्लास के अंदर ही ना। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जब तक मिडिल से लेकर के सरफेस तक पहुंचा मेटल के, तो रहा तो वो मेटल के अंदर ही, मेटल से बाहर तो नहीं गया। उस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर पहुंच, जब वो बाहर निकलता है तब तो वो काइनेटिक एनर्जी से चलता है। लेकिन सरफेस तक पहुंचने के लिए भी तो एक ऊर्जा चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। लेकिन वो काइनेटिक में नहीं आती, वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसको वहां तक उस एनर्जी तक पहुंचाने के लिए होती है कि वो बाहर निकल जाए। मीडियम से सरफेस तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुट, मतलब इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन का जो मान होता है, एनर्जी है ये भी, एच न्यू या एच एफ जीरो, एच एफ जीरो। एफ जीरो, आप कहोगे मैडम ये एफ जीरो क्या चीज है। एफ जीरो वो फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को मिडिल से सरफेस तक पहुंचा दे, उसे कहते हैं हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति। आपने पढ़ा होगा देहली आवृत्ति या थ्रेशहोल्ड, हिंदी में देहली और इंग्लिश में क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये, वो वाली फ्रीक्वेंसी है बेटा जो आपके इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक पहुंचा दे। समझ में आई बात। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम, वो तो है ही है। कौन सी है आपकी, जो आप गति करता है आगे, हाफ एम बी स्क्वायर कर लो, बी मैक्सिमम। समझ में आई बात, समझ में आई ये बात, क्लियर हुई बात। अब आप ध्यान से देखेंगे, बड़ा ध्यान से। तो मैंने जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, पहले फ्रीक्वेंसी में ग्राफ खींचना शुरू किया, फ्रीक्वेंसी में और काइनेटिक एनर्जी में, तो भैया मैंने उसको पहले थोड़ी एनर्जी दी, लेकिन उसकी जो आवृत्ति थी, फ्रीक्वेंसी थी, वो थ्रेशहोल्ड से कम थी, थ्रेशहोल्ड से कम थी। तो जब कम थी तो वो तो निकलेगा ही नहीं बाहर। पहले कहां तक पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तक, देहली आवृत्ति तक पहुंचेगा और सरफेस पे आ जाएगा। जैसे ही वो देहली आवृत्ति तक पहुंचेगा, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तक, तब वो कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आएगा। तो इसका मतलब पहले मैंने यहाँ बढ़ाई, क्या चीज, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, फिर और बढ़ाई। ये अब इसकी जो आवृत्ति है वो कितनी हो गई, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई। फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई कि किसके बराबर हो गई, थ्रेशहोल्ड देहली आवृत्ति के बराबर हो गई। जैसे ही इसकी जो जैसे ही आपकी फोटोन की फ्रीक्वेंसी एफ जीरो हुई तो वो सरफेस से बाहर निकल गया, यानी वो गति करने लगा, काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। अब जैसे जैसे हमने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, उसकी क्या बढ़ती चली गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली गई। समझ में आई बात। तो इस चीज में ये वाला जो ग्राफ है बेटे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसमें जो ये ग्राफ है वो इस तरह से होगा, पहले थोड़ा सा प्लेन और उसके बाद स्टार्ट होगा। समझ में आई बात।
किस तरह से क्यों है ये ग्राफ, समझ में आई बात? इसे बना लो, ड्रॉ कर लो इसे फटाफट। हो गया बेटे, सबका हो गया? देखिए, अब मुझे आपको एक चीज बतानी है। आई फोटो करंट और ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस या फ्रीक्वेंसी कह लीजिए। आई फोटो करंट और दैट इज ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, एक तरह का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, आपकी एनर्जी होती है। पोटेंशियल हम जब देते हैं तो एनर्जी देते हैं, और दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्या है, एनर्जी ही फ्रीक्वेंसी है। हमने बताया कि अगर एनर्जी बढ़ती है तो मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना। आप इसे फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो बेटे कि मुझे फोटो करंट और पोटेंशियल ईएमएफ में ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। ध्यान से सुनिएगा बेटे, इस चीज को समझना है आपको। जैसे एक मैंने आपको वो भी बताया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया था। देखिए, जैसे मान लीजिए ए, क्या इस तरह से, जैसे हमने किसी सिस्टम में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, यानी फ्रीक्वेंसी लगाई, यानी एक एनर्जी दी। जब तो उसमें मैंने आपको बताया कि करंट क्या रहता है बेटे, कांस्टेंट रहता है। क्योंकि करंट क्या चीज है, नंबर। करंट क्या चीज है, भाई करंट तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी या पोटेंशियल बढ़ाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, या कोई फर्क पड़ा? अगर मैंने फ्रीक्वेंसी या पोटेंशियल बढ़ाया तो उससे नंबर ऑफ फोटॉन्स पे तो कोई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब करंट कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। अब अगर आपको ये देखना है कि, ध्यान से देखेंगे बेटे, ये एक रेडिएशन आया, इससे जब ये रेडिएशन इस मेटल पे पड़ा तो इससे क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। और दूसरी तरफ भी मैंने एक प्लेट लगा रखी थी, कौन से, इस पे कैसा चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, और इस प्लेट पे रखा था मैंने कैसा, प्लस चार्ज जोड़ा था बैटरी से। समझ रहे हो बात को? तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये किस तरफ भागने लगा था, प्लस चार्ज की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज की तरफ खींच लेगा, प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो क्या बहने लगी थी, करंट बहने लगी थी। लेकिन मेरे शरारती दिमाग ने ये कहा कि मैं तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने से रोकना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि ये इलेक्ट्रॉन मुझे डिस्टर्ब करे। तो ही मैंने क्या किया कि यहाँ प्लस वाली प्लेट इधर कर दी, ये यहाँ, और इधर कौन सी कर दी, माइनस वाली। अगर यहाँ माइनस वाली प्लेट है तो इस वाली प्लेट पे कैसा चार्ज होगा, माइनस। अब ये भी माइनस के इलेक्ट्रॉन है, ये भी माइनस का, तो ये माइनस माइनस इसको क्या करेगा, रिपेल। रिपेल ही तो करेगा कि मेरे पास मत आना, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो ये यहीं पे कहीं रुकने शुरू हो जाएंगे, भाई ये यहाँ आगे नहीं बढ़ेंगे।
इन्हें अपने से दूर भगाए, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपने से कहेगा कि दूर रहो, थोड़ा सा दूर रहो। तो ये यहीं पे इलेक्ट्रॉन जो निकला, इस फोटोन यहाँ पढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो यहीं पे रुकने शुरू हो गए, है ना। लेकिन जो कोई ऐसा फोटोन था जो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहीं रुक गए। मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आया वो थोड़ा और आगे रुका, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, थोड़ी ज्यादा थी। तो इसको थोड़ा और ज्यादा विभव लगाना पड़ा, नेगेटिव विभव इसको लगाना पड़ा रोकने के लिए, लगाना पड़ा ना इसे रोकने के लिए, है। और कोई और उससे ज्यादा एनर्जी का आ गया तो उसको और ज्यादा विभव देना पड़ा इसे यहीं तक रोकने के लिए। तो वो एनर्जी बेटे, जो वो एनर्जी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दे, या वो पोटेंशियल, वो नेगेटिव पोटेंशियल जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग मतलब स्टॉप करने वाला, शॉर्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब स्टॉप कर दे किसको, तेजी से आने वाले। भाई देखो, हर तरह का बच्चा होता है ना क्लास में, कुछ बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, कुछ सुस्त होता है। किसी को हमने जरा सा ही कहा बैठ जा तो वो बैठ गया, किसी को कहा बैठ जा उसने मैं तो नहीं बैठूंगा, तो चलूंगा, वो तो भागूंगा फिर भी, लेकिन उसको भी डराना पड़ता है, उसको और ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ता है ना। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन जो थोड़े ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी के होते हैं उसको रोकने के लिए ज्यादा विभव लगाना पड़ा। तो मैंने कहा कि वो एनर्जी, वो मिनिमम मतलब वो एनर्जी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला मतलब तेजी से दौड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दे, वो पोटेंशियल या वो एनर्जी, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आई बात। यानी मैक्सिमम बहुत तेजी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को भी नहीं रोक दे, वो नेगेटिव विभव जो है आपका V, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। कल मैंने लिखवाया था जिसके बारे में सारे इसके लॉज और सब लिखवाया था, सब चीजें जो आप लोग शायद चले गए थे लास्ट की क्लास में, तो उसके बारे में जो भी होगा उसके पास लिखे हुए होंगे सारे। आप थे ना लास्ट में, हाँ, आपके पास होंगे लिखे हुए। ये देखिए बेटे, ध्यान से समझिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आ गया। अब मैंने ये कहा कि भाई देखो, इस तरफ से जो इस तरफ जा रहा था ये कैसा था बेटे, पॉजिटिव पोटेंशियल। क्या था, पॉजिटिव पोटेंशियल। लेकिन इस तरफ क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल। अब मुझे पता है कि इसको रोकने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा, नेगेटिव पोटेंशियल। मुझे क्या लगाना पड़ा, नेगेटिव पोटेंशियल, यानी वो पोटेंशियल अब इधर जाएगा नेगेटिव में। समझ में आई बात। और जिस पे उठा करके उन्होंने बिल्कुल इलेक्ट्रॉनों को कहा मैं आने ही नहीं दूंगा यहाँ तक, यानी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं तो करंट आएगी। करंट तो सिर्फ तभी आती है ना जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आते हैं। लेकिन वो जब इसमें इतना नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया कि इलेक्ट्रॉनों को यहाँ तक बिल्कुल आने ही नहीं दिया, तो करंट क्या हो गई, जीरो। भाई जब इलेक्ट्रॉन पहुंचे ही नहीं प्लेट तक तो करंट क्या हो गई। तो बस उसने कहा कि वो नेगेटिव पोटेंशियल जहां करंट जीरो हो गई, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक। अब उसने ये कहा कि ये तो वो थे जो बेचारे प्यार से मान गए, और जो शरारती थे, जो ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के थे, उसके लिए मुझे थोड़ा और नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना पड़ा इस तरफ। समझ में आई बात। और नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ा, तो वो थोड़ी सी आगे जाकर के रुके, ये इस तरह से उनका जो नेगेटिव पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो थोड़ा ज्यादा है। समझ में आई बात। मान लीजिए, और उससे अगर और कोई और ज्यादा तेज है तो वो इस तरह से रुकेगा। आप समझ रहे हो बात को। मान लीजिए ये आपका है, यहाँ पे पोटेंशियल है V01, यहाँ पे V02, और यहाँ पे V03। अब आप ये ध्यान रखिए, ये सब इस तरफ है। अगर हम इस तरह से लेते हैं बेटे, 1 2 3, ये -1 -2 -3 है ना। अब तो हम ये कहते हैं मैडम
कि जो जीरो है ना वो -1 से बड़ा होता है कहते हैं, और -2 से -1 बड़ा होता है। लेकिन इस कंडीशन में बेटे ये बड़ा होगा, V02 बड़ा होगा V1 से। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तो ऑलरेडी रिवर्स है। समझ में आई बात? जो है वो ऑलरेडी रिवर्स है। यानी कि ये जो -1 है ना, समझ रहे हो बात? यहाँ मान लीजिए -2 है, यहाँ -3 है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ ये नंबर है। माइनस क्या दिखा रहा है कि वो उसका रिवर्स है। ये नंबर दिखाएगा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आई बात? केवल नंबर शो करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब सबसे बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों में से कौन सा होगा बेटे? V3, V03। समझ में आई बात? तो हम क्या लिखेंगे बेटा? V03 इज ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V01। क्लियर? क्लियर हुई ये बात? समझ में आई? और अगर हम इसी में देखो, ये अगर मैं इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं बेटे, और तब इस पे कोई फर्क पड़ेगा? जो फोटोनों की, इस फोटो करंट पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ाती चली जाऊं तो ये क्या रहेगा? ये कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी बढ़ाने से फोटोनों की संख्या नहीं बढ़ती, और फोटोनों की संख्या को ही फोटो करंट कहते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो करंट रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? और अगर हम फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी घट जाएगी। ठीक है? और उस टाइम हमें ये जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे देगा अगर हम फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे। अब जैसे इधर तो बढ़ रही थी ना, इधर जैसे जैसे हमने घटाई तो उसने हमें क्या दिया बेटे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी घटाने पे ही तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला, माइनस में जब ले गए। माइनस में लेने जाने का मतलब, यहाँ जो पहले हमारा V प्लस का था अब हमने क्या लगा दिया? माइनस का लगाते चले गए। समझ में आई बात? जैसे जैसे हमने V या F माइनस में दिया तो हमें क्या मिल गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया। समझ में आई बात? और इसी तरह से बेटे, इसे नोट करो बेटे फटाफट इस ग्राफ को। और जरा मैं 2 लाइनें लिखवा रही हूँ, लिखो फटाफट, इसे बनाने के बाद फटाफट लिखो। बन गया ये? यदि इंटेंसिटी को, लिखो फटाफट, यदि इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहेंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ेगी, ऋणात्मक विभव, नेगेटिव पोटेंशियल, ऋणात्मक विभव लिख लो या नेगेटिव पोटेंशियल लिख लो। नेगेटिव पोटेंशियल लगाने पर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान मिल जाएगा। नेगेटिव, क्या बताया मैंने आपको? नेगेटिव पोटेंशियल लगाने पर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान मिल जाएगा।
ठीक है, ये वाला बना लिया, ये बिल्कुल लिख लिया। अब एक चीज दूसरी समझ ले बेटे, अब मैंने जो ग्राफ है, अब मैं ग्राफ खींच रही हूँ आपका इंटेंसिटी, यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी और नीचे आपकी फ्रीक्वेंसी। आपको पता है कि इंटेंसिटी क्या है? एक संख्या है। अभी बताया मैंने इंटेंसिटी क्या है, सिर्फ एक संख्या है, फोटोनों की संख्या। तो और फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। मैं कहती हूँ कि मैंने तीन डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज ली। इस तरह से देखते, यहाँ पर ली इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या आया? कांस्टेंट का रिलेशन आया, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ संख्या है और ये एनर्जी है, इनमें कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। एक को बढ़ाओ, एक मान लीजिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, इंटेंसिटी क्या रही? कांस्टेंट ही रही। समझ रहे बात को? अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही हूँ, एनर्जी बढ़ा रही हूँ एक फोटोन की, लेकिन उसमें फोटोनों की संख्या थोड़ी बढ़ेगी, एनर्जी तो बढ़ेगी। ये आपकी एनर्जी बढ़ती गई लेकिन संख्या वही रही। ठीक, फिर मैंने दूसरी इसी तरह से दूसरी संख्या, फोटोनों की दूसरी संख्या ली, उसकी भी एनर्जी बढ़ाई मैंने, वो भी इस तरह से आ गया। फिर मैंने एक और तीसरी किसी और संख्या की इंटेंसिटी ली, उसको बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, इस तरह से मुझे ये ग्राफ मिला। लेकिन मैंने क्या देखा कि जब मैंने इन तीनों की फ्रीक्वेंसी को कम किया, क्या किया? नेगेटिव पोटेंशियल दिया। फ्रीक्वेंसी क्या है? पोटेंशियल एक तरह का। जब मैंने इसे नेगेटिव पोटेंशियल दिया, तो ये तीनों की तीनों इंटेंसिटी वाली जो आपकी फोटॉन्स थे, वो तीनों के तीनों आपकी एक ही जगह पर आके मिले। आप समझ रहे हो कि जैसे जैसे मैंने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, वो जो नंबर ऑफ जो फोटोनों की चाहे कितनी भी संख्या थी, 2 थी, 4 थी, 6 थी, वो सब के सब एक ही नेगेटिव पोटेंशियल पे आकर रुक गए। मान लीजिए वी नॉट पे आके रुक गए वो। समझ रहे हो बात? तो इन तीनों के लिए इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ रही है ना, यहाँ दो संख्या या चार या छह, इंटेंसिटी बढ़ रही, फोटोनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जब मैंने इसे माइनस में इसकी फ्रीक्वेंसी लगाई, तो ये सारी संख्या वाले जो फोटोन है, उनका एक जगह आके विभव रुक गया। इन तीनों के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना है? वी नोट। आप समझ रहे हो बात को? इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? वी नोट। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो हमारे, अगर हमारी कितनी भी नंबर ऑफ इंटेंसिटी, मतलब कितनी भी हमारी इंटेंसिटी वेरी कर रही हो, लेकिन उनका सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही होगा। उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी एक ही होगी जिसपे कि वो रुकेंगे। समझ में आई बात? जिसपे कि वो रुकेंगे, चाहे फोटोनों की संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो। अगर मैं ये देखूं कि जब मैंने नेगेटिव विभव दिया, तो वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर वी पर आकर के रुके। समझ में आई बात? तो उन सभी जो भी नंबर ऑफ इंटेंसिटीज है, उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है? एक ही। ग्राफ लिखिए, इसमें लिखिए, ये पहले पढ़ा। और हाँ, एक चीज और बेटा, एक मिनट, जो बेटे ये तेरे कांस्टेंट पार्ट होता है ना करंट का, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेशन करंट पड़ गई। यहाँ पहले ये थी सैचुरेशन करंट, फिर सैचुरेशन करंट क्या हुई? ये हुई। फिर सैचुरेशन करंट, इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़े। इंटेंसिटी क्या है? फोटोनों की संख्या। अगर फोटोनों की संख्या बढ़ी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो करंट बढ़ा। तो मैंने क्या कहा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से जो सैचुरेशन करंट है, ये सैचुरेशन करंट कहलाती है, जो कांस्टेंट पार्ट है, ये बढ़ गया आपका सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट ना, इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट, ये 1, ये सेकंड और ये थर्ड, सैचुरेशन करंट।
SC सैचुरेशन करंट। समझ में आई बात? इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ गई, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें तीनों का एक ही मिला। अब लिखिए जो मैं लिखवा रही हूँ। अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, लिखिए फटाफट, तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा। जबकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखने से, जबकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखने से एनर्जी ऑफ फोटोन कांस्टेंट रहेगी। से एनर्जी ऑफ फोटोन कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी ऑफ फोटोन कांस्टेंट रहेगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट does not depend upon intensity. Stopping potential V naught, लिख लिया, does not depend, डिपेंड नहीं करता ये V नॉट। V नॉट किस पे डिपेंड नहीं करता? I पे। I पे डिपेंड नहीं करता। मैं does not depend upon intensity. Stopping potential does not depend upon the intensity, but saturation potential, एक मिनट रुको से, but saturation current increases। इंटेंसिटी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस, बढ़ती है। समझ में आई बात बेटे? क्लियर हुआ? ये वाला ग्राफ क्लियर हो गया कि हमारा जो है, जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और इंटेंसिटी वो कांस्टेंट रही, लेकिन क्या चीज बढ़ी? नंबर ऑफ इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें एक ही मिला। वो मैंने लिखवा दिया। उसके बाद लिखिए, क्वेश्चन कर रहे हैं हम आगे। ये सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड at a distance of 50 centimeter from a photocell, and the stopping potential is found to be V naught if the distance between the light source and photocell is made
25 centimeter. The new stopping potential will be देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर ए है V0/2, बी है V0, सी है 4V0 और डी है 2V0। चलिए बताइए, लगाओ बुद्धि जरा, फटाफट बताओ कैसे होगा। ए सोर्स ऑफ लाइट, एक लाइट का सोर्स है जिससे कि रेडिएशन आ रहे हैं, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ये मेरे पास फोटो सेल है, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये कितनी दूर है? 50 सेंटीमीटर। कितनी दूर रखा है ये? 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फोटो सेल। ठीक है, फोटो सेल से कितनी दूर है ये? 50 सेंटीमीटर। उसने क्या कहा? उसने कहा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी, उसका जो पोटेंशियल है वो कितना है? जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना मिला? V0 मिला मुझे। कितना मिला बेटे? V0 मिला। If the distance between the light source and photocell is made, अगर मैं यहाँ कर दूं, क्या चीज कर दूं? यहाँ पे कर दूं इसको, अब कितनी दूर कर दूं? 25 सेंटीमीटर दूर कर दूं। तो उसने कहा कि the new stopping potential, मैम बी रीजन बिल्कुल, दैट इज द राइट आंसर। ये देखो बेटे, मैंने क्या बताया था? मैंने क्या बताया था? पहली बात तो मैंने कल में शायद या परसों में ये वाला कंक्लूजन भी लिखवाया था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स और सेल के बीच की दूरी पर डिपेंड नहीं करती। मैंने ये लिखवाया था, अगर लिखा हुआ होगा कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड सेल। ठीक है, और याद रखिएगा कि आपका अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसे अगर दूरी पे जब फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो स्टॉपिंग पोटेंशियल, वही तो है। मैंने क्या बताया था? जो आप फ्रीक्वेंसी है वही आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। जब फ्रीक्वेंसी दूरी पर डिपेंड नहीं करती तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दूरी पर डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि मैंने अभी जो आपको ग्राफ ड्रॉ कराया, इधर मैंने फ्रीक्वेंसी भी लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा और ईएमएफ भी लिखा। लिखा कि नहीं लिखा? तो मैंने क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी या पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ इज वन, एक ही चीज है ये सब। फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस इज टेक ए वन फॉर्म, एक ही रूप है इनका। समझ में आई बात? अलग क्या चीज है? इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो अलग चीज हुई ना, वो इंटेंसिटी हो गई। समझ में आई बात? तो मैंने ये बात बताई थी कि यहाँ पे लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी, आंसर में लिखिए फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड द डिस्टेंस कौन सी दूरी पे डिपेंड नहीं करती? Frequency does not depend upon the distance between या from. Frequency does not depend upon the distance between source and cell. सोर्स और सेल के बीच की दूरी पर डिपेंड नहीं करती। और फ्रीक्वेंसी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही है। फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखिए, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, कह लो स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। यही बताया था कि जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बताया था। तो
मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले का कितना मिला बेटे, वी नॉट। तो चाहे दूरी घटाओ या बढ़ाओ, उसका दूसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इतना ही रहेगा। तो उसने क्या कहा कि अगर मैंने इसकी दूरी आधी कर दी, इस बल्ब को मैं यहाँ से यहाँ ले आई, तब भी इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस वाली उसका जो फोटोन है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना रहेगा, वी नॉट ही रहेगा। दूरी आधी करो या दुगनी करो, उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे या फ्रीक्वेंसी, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी हो स्टॉपिंग पोटेंशियल और डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। क्लियर? आंसर बी, राइट आंसर बी, वी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटे, ये समझ में आ गया? कर लिया, ये कर लिया। क्वेश्चन, when monochromatic radiation, मोनोक्रोमैटिक, मोनो मैंने एक, क्रोमैटिक मतलब वेवलेंथ, एक वेवलेंथ वाले ही रेडिएशन होते हैं। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन of intensity I falls on a metal surface the number of photoelectrons, the number of photoelectrons and their maximum kinetic energy are n and number of electrons and their maximum kinetic energy T respectively। इसका उत्तर आप ही दोगे मुझे ढूंढ समझ के। If the intensity is intensity of radiation is 2i, what is the meaning of 2i? डबल हो गई, पहले की आई थी अब कितनी हो गई, 2i। the number of emitted electrons and their maximum kinetic energy are respectively।
आंसर ऑप्शन लिख रही हूँ, बताएंगे। ए ऑप्शन एन एंड 2t, बी ऑप्शन 2n एंड t, सी ऑप्शन 2n एंड 2t और डी ऑप्शन एन एंड टी। समझिए और मुझे बताइए फटाफट, दिमाग पर जोर दो, क्या होगा। बताइए। भाई पढ़ लिया क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई फॉल्स ऑन ए मेटल। जब आई इंटेंसिटी का कोई भी रेडिएशन एक मेटल की सरफेस पे गिर रहा है तो उससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और काइनेटिक एनर्जी कितने आ रहे हैं, एन और टी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसकी, टी, क्रमशः रेस्पेक्टिवली, मैंने क्रमशः। इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज 2i, अब मैंने क्या किया बेटे, जो आपका विकिरण था रेडिएशन उसकी इंटेंसिटी डबल कर दी, कितनी कर दी, 2i कर दी। तो उसने कहा कि नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन और पी कितने होने चाहिए, क्या फर्क पड़ेगा। पहले सुन लो, दी नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज है, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब दिस इज रिलेटेड विद इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंटेंसिटी क्या चीज होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन फोटॉन्स, वही तो बताया संख्या। अगर मेरी इंटेंसिटी दुगनी हो गई तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे। मैंने बताया ना कि आई में और ई में क्या संबंध, आई में और जो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो करंट बिल्कुल वैसे ही बढ़ती है ना, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई वैसे वैसे क्या होते हैं। अरे अभी ग्राफ नहीं बताया था क्या मैंने, किसमें बना, आई में और उसमें, फोटो करंट में, फोटो करंट यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इंटेंसिटी में कैसा ग्राफ करवाया था, यही तो बताया था। अगर मैंने आई दुगनी कर दी, आई एक के स्थान पे कर दी, कितनी कर दी, 2i, तो ये नंबर ऑफ करंट कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे, एन के स्थान पे 2n। बात समझ में आ रही, ये आई से 2i हुई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, डबल हो गए, यानी 2n हो गए। पहला आंसर 2n, ठीक है। और फिर अब ये देखिए उन्होंने कहा कि ये क्या चीज है, टी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द, मैंने आपको क्या बताया कि एनर्जी तो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती, इंटेंसिटी तो एक संख्या है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी है। तो जब इंटेंसिटी बढ़ाई एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा, अभी ग्राफ करवाया मैंने, अभी मैंने ग्राफ करवाया कि जब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रही हूँ तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा, एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रहता है। इस तरह से अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो कांस्टेंट रही ना। फ्रीक्वेंसी क्या रही भाई, यहाँ पे इंटेंसिटी थी, यहाँ फ्रीक्वेंसी थी, तो जब मैंने फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रही, कांस्टेंट रही। फ्रीक्वेंसी ही तो है काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी को क्या बताया मैंने, एनर्जी, एनर्जी इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जब आपकी इंटेंसिटी से एनर्जी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा, वो भी तो फ्रीक्वेंसी है। तो क्या हुआ, चाहे उसकी डबल हो गई, आई क्या हो गई, 2i हो गई, तो ये आपकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की फोटोनों की संख्या है वो तो हो गई 2n, लेकिन जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टी है, वो क्या रही, सेम टी ही रही। समझ में आई बात।
तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात? ये ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे, इधर आई, इधर 2i और इधर n और इधर 2n। ये याद रखेगा फोटो करंट, और ये क्या है आपका इंटेंसिटी। और ये दूसरा ग्राफ है आई और एफ में, मतलब ये इस तरह से आई बढ़ाते जाने पर भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आई बात? ये आप इसे एफ कह लीजिए या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए। मैंने अभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले ग्राफ भी खिंचवाए हैं आपको आई के साथ, वो देख लेना। वो ग्राफ ऐसा था, ये इधर कर दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाया था अभी, और ये किसके साथ खींचा था हमने? इंटेंसिटी के साथ। तो इस तरह से आई थी कि नहीं? जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते गए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम रही, बताया था अभी। जो सबसे पहले ड्रॉ करवाया मैंने आपको पर, वो यही ड्रॉ करवाया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट विद इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तब भी काइनेटिक एनर्जी जो फोटॉन्स की है वो रिमेन्स क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो आंसर समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखवाने की जरूरत है क्या, ये वाला स्टेटमेंट? स्टेटमेंट लिखवाना तो नहीं है, या लिख लो, एक लाइन लिख लो इसमें कि आई इज नॉट डिपेंडेंट, आई इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनर्जी। So their kinetic energy of electrons will be same. Same. Kinetic energy of electrons will be same. T. और कॉमा डाल के लिख लीजिए I is double, then number of electrons will be double. यानी 2n. I is double, number of electrons will be double. क्या I क्या चीज है? नंबर ही है। वो तो एक नंबर बताया मैंने, सिर्फ नंबर है I तो। अगर I डबल है तो नंबर भी डबल हो गया इलेक्ट्रॉनों का नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। चलिए पेरिपेंटल on photoelectric effect, the frequency f of incident light is plotted against the stopping potential
P note. The work function of the चलिए क्वेश्चन बताएंगे ये वर्क फंक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज गिवन बाय कितना होगा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पहला ऑप्शन ओ बी गुना ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरा ऑप्शन बी ओ बी इन वोल्ट और तीसरा है सी ओ ए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी ऑप्शन है द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एक कर्व है इस तरह ये देखो बेटे एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस में दिया है पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल बी नॉट दिस इज गिव्स फ्रीक्वेंसी एफ ए दिस इज बी ये ओ दिस इज ओ बी ठीक है दैट इज बी नॉट ठीक है चलिए बताइए आंसर क्या है इन एन एक्सपेरिमेंट on photoelectric effect, the frequency of incident light is plotted against the stopping potential V naught. फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में बेटे हमें क्या दिया गया है कर ये ग्राफ एक तरह का दिया गया है उसने कहा तो बताइए दी वर्क फंक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज गिवन बाय कि फोटो वर्क फंक्शन कितना होगा इसका कैसे निकालेंगे आपको मैंने बताया था ई फोटोन जो होता है या इनलाइट कह लो फोटोन इज इक्वल टू 5 प्लस इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी बताई थी ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यही तो बताया था यही बताया था अभी बताया था अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को चाहे तो हाफ एम वी स्क्वायर लिख लो और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 5 प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई वी नॉट बल्कि ईवी नॉट क्यों आई ईवी नॉट नहीं आएगी ईवी मैक्सिमम देखिए बेटे ध्यान से देखिए मैं ये क्यों कर रही हूँ सारा काम क्योंकि मुझे एक रेखा का समीकरण चाहिए रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा है आपने गणित में रेखा का समीकरण क्या होता है बेटे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो ये वाला तो y एक्सिस में कंपोनेंट होता है और ये एक्स एक्सिस में कंपोनेंट होता है और ये क्या होता है आपका जो आपका कांस्टेंट पार्ट है और उसने पूछा क्या है वर्क फंक्शन क्या पूछा है वर्क फंक्शन मुझे इस इक्वेशन को मुझे इस वाले रूप में लाना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में लाना है उससे मैं वर्क फंक्शन निकालूंगी कैसे करूंगी बताओ जल्दी से
ई फोटोन क्या होगा? ई फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा बेटे? हम्म वाई नहीं, एच और न्यू, एच और एफ के पदों में बताओ। ई टी क्या होगा? एच एफ। समझ गई बात? ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो गया? एक फोटोन की एनर्जी एच एफ, ये 5। और काइनेटिक मैक्सिमम तक, इसने कहां तक पूछा? स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है, तो आप मैक्सिमम यही लेंगे, वी नॉट। वी नॉट लेंगे बेटे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया आपका ई वी नॉट। और अगर फाई क्या बताया था मैंने? डेली आवृत्ति तक होता है ना, एच एफ नॉट, यही तो था। एच एफ प्लस ई वी नॉट निकालना जरा बेटे, मुझे किसके पदों में चाहिए? वाई एक्सिस। यहाँ पे देखो बेटे, इस ग्राफ में वाई अक्ष पे क्या चीज है? वी नॉट। तो मुझे वाई बराबर एम एक्स प्लस सी लाना है, यानी वी नॉट एक तरफ रखना है। इसे एक तरफ रख लो, और उसके बाद अगर मैं इस तरह से लाऊं, एच एफ माइनस फाइव रखू इजिकल टू ई वी नॉट, मैंने अभी एन में फाइव रखू। और फिर मैंने क्या किया बेटे, ई से इस तरफ इसको भी और इसको भी डिवाइड कर दिया। समझ रहे बात को? एच अपॉन ई इंटू एफ माइनस फाइव अपॉन ई इजिकल टू बी। देखो बेटे, आ गई मेरी समीकरण। इधर देख लो ध्यान से बेटे, मेरा ग्राफ किस किस में था? एफ में और वी नोट में। एफ में और तो एक एक्स तो एक एक चीज तो एक्स अक्ष में है, एफ एफ किस तरफ है? एक्स अक्ष में। और वी नोट किस में है? तो जो जहां पे एफ है वो कौन सा है? ये क्या चीज दे रही हमें? एक्स का मान। ये एक्स एक्सिस में है तो ये एक्स का मान दे रही ना। और ये हमें जो वी नोट है ये किस अक्ष में है हमारा? वाई, तो ये वाई का मान दे रहा। तो ये समीकरण इस तरह से हो गई बेटे, देखो एफ एक्स प्लस सी दैट इज कांस्टेंट इज इक्वल टू वाई। समझ रहे आप? ये वाली समीकरण किस में बन गई? एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई। अब इसको मैं कंपेयर कर दूं, तो मेरे को जो है क्या चाहिए था? मेरे को चाहिए था इसका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन आपका क्या हुआ? इन्होंने बोला वर्क फंक्शन किसमें दिया है आंसर? ओबी इंटू वर्क फंक्शन हमारा होगा फाइव। फाइव होगा ईवी। ईवी इधर देखो, वर्क फंक्शन क्या है बेटे? ई इंटू वी। वर्क फंक्शन हमारा क्या होता है? ई वी। तो आपका जो ई है और ये जो रहेगा आपका वी जो रहेगा वो रहेगा आपका दैट इज ओ बी माइनस में। आपको वो पता है स्लोप किस में आता है? मैथ्स में पढ़े हो? स्लोप कौन सा? अगर इस तरह का बनता है, इस तरह की लाइन से अगर बनता है, तो ये जो चीज देती क्या होता है? स्लोप। स्लोप आपका होता है ओबी। वो भी तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? वो पढ़ा है आपने स्लोप? क्या होता है? क्या होता है वो? स्लोप नहीं पढ़ा क्या? स्लोप, ये वाला जो स्लोप होता है, ये लाइन का जो स्लोप देता है ओबी, ये हो जाएगा बेटे आपका ये वाली, ये वाला जो आपका देगा वैल्यू, स्लोप की वैल्यू देता है सी। सी क्या देता है आपको? स्लोप देता है। स्लोप ऑफ कर्व, यानी आपका कर्व जैसा भी है, लाइन है या ग्राफिकल है, कैसा भी है, कर्विकल है, आपका ये देगा, ये चीज देगी सी। ये आपकी हो गई। इधर देख लो बेटे, पाई बटे ई
मैंने आपको क्या बताया, ये सी के बराबर है ना बेटे, -5/e किसके बराबर आएगा, सी के बराबर, माइनस सी के बराबर, यानी कि ये जो आपका है, जो ये होता है इसे कहते हैं स्लोप इसका, तो ये क्या हो गया माइनस, ये आपका जो सी है वो क्या हो गया ओबी, 5/e, 5/e बराबर माइनस ओबी, और ई इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ओबी गुना ई, लेकिन इन्होंने माइनस में नहीं लिखा है, सी को कांस्टेंट प्लस में लिया है, अगर आप इसको प्लस में ले बेटा, अगर आप इसको प्लस में करें तो क्या आएगा, सी को स्लोप को इन्होंने प्लस में लिखा, अगर प्लस में लिखा तो क्या आया इसका ओबी इंटू ई, ये आया आपका वर्क फंक्शन। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह की इक्वेशन बनानी पड़ेगी बेटे, इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे, फिर आपको तुलना करनी पड़ेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, और c क्या देगा आपको स्लोप का मान देगा, और वो क्या आया आपका स्लोप का मान आया आपका -5/e बराबर c, और c किसके बराबर था ओबी के बराबर था, तब आपका निकला 5 वर्क फंक्शन का मान इससे निकला बेटे 5 बराबर ओबी गुना ई, समझ में आई बात, वर्क फंक्शन अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से लेना पड़ेगा, क्लियर हुआ, समझ में आई बात, वर्क फंक्शन कैसे निकालना है इसमें, जब आपको दो एक्सिस पे एक तरफ पोटेंशियल और एक तरफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो उसपे आपको वर्क फंक्शन स्लोप से निकालना पड़ेगा, जो स्लोप होगा वही वर्क फंक्शन होगा, समझ में आई बात, सी का मान निकालना पड़ेगा, उससे आप एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या होगा स्लोप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटे, हो गया, देखिए बेटे, if the frequency of light incident on a metallic plate V double how will the maximum, इस क्वेश्चन को आप करेंगे बेटा, हाउ विल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज, बताइए बेटा क्या दिया है, if the frequency of light incident on a metallic plate be doubled, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं यानी उसकी ऊर्जा को, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, मैंने उसकी डबल कर दी, तो उसने कहा कि बताइए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑप्शन लिख रही हूँ बताएंगे आप लोग, अब तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए ऐसे, बताइए, इट बिकम्स मोर देन डबल,
V, it becomes less than double. तीसरा, it becomes exactly double. चौथा, it does not change. बताओ। राइट आंसर। आप बताओ, आप लोग बताओ। फ्रीक्वेंसी है, किसी भी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है बेटा। मेटलिक प्लेट पे आई, वो डबल कर दी गई। उसने कहा कि बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी। मैंने आपको एक ऐसे ग्राफ दिखाया था फ्रीक्वेंसी में और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है आपका, ठीक है, बताया था, बताया था। तो ये ग्राफ हमें क्या बता, ये ग्राफ हमें ये कह रहा है कि अगर मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी को दुगना कर दिया तो क्या काइनेटिक एनर्जी दुगनी हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी, या डबल से थोड़ी सी कम होगी, या डबल से ज्यादा होगी। हाँ, बिकॉज इसमें फाई भी तो होता है। अरे भाई ये वाली क्या था, ये आपका फाई नहीं था भाई। यहाँ तक आवृत्ति कौन सी आई थी, डेली आवृत्ति नहीं आई थी यहाँ तक पहले भाई, यहाँ तक तो अंदर ही रहा। अब मेरे पास जो आया था बेटे, ई फोटोन इज इक्वल टू फाइव प्लस, क्या था, फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी था, यही तो था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर देख लो बेटे, अब मैंने जो है मान लीजिए ये एच एफ है, फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी है, एच एफ मानते हैं ना, एक फोटोन की ऊर्जा हमेशा कितनी मानते हैं, एच एफ। और ये आपकी, जो आपकी ये है, ये मान लीजिए एच एफ नॉट है, वर्क फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटे। उसने क्या कहा कि अगर इसकी एनर्जी को जस्ट डबल कर दिया जाए, यानी इसको क्या कर दिया जाए, यानी इसको डबल कर दो, काइनेटिक इसकी एनर्जी को, तो इसको डबल कर दो, इसकी एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी को। उसने क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी को लाइट की डबल कर दो, एफ को क्या कर दो, टू एफ कर दो। तो ये क्या हो गया बेटा, टू एच एफ हो गया। तो अगर तुम, इसने ये कहा कि बताओ काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, भाई काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, टू एच एफ माइनस, ये इधर नहीं आ जाएगा, यही तो आएगी काइनेटिक एनर्जी डबल करने पर। डबल काइनेटिक एनर्जी करने पर क्या डबल, ठीक डबल आ गई क्या, वो उसकी क्या चीज है, फोटो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हुई क्या। भाई देखो, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी डबल करी तो क्या ये भी, ये पूरा डबल आया इसके बराबर, नहीं आया ना, डबल से थोड़ा सा कम आया, कितना कम आया, इतनी क्वांटिटी कम आया, जो कि वर्क फंक्शन के बराबर है। वर्क फंक्शन ने जो एनर्जी थी थोड़ी सी ले नहीं ली थी, इलेक्ट्रॉन ने बीच में से सरफेस तक आने में थोड़ी सी एनर्जी नहीं ले ली थी, समझ में आई बात। अगर उसने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट डबल कब होती, अगर पहले ही वर्क फंक्शन के बराबर होती, लेकिन उसे तो थोड़ी सी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आने में खर्च करनी पड़ती, इलेक्ट्रॉन को बीच में से सतह तक आने के लिए थोड़ी सी एनर्जी क्या करनी पड़ी थी, खर्च करनी पड़ी थी। तो जब मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी डबल तो हो जाती, लेकिन अगर वो कहाँ होता, वर्क फंक्शन पे होता, लेकिन वर्क फंक्शन तक पहुंचने तक उसने कुछ एनर्जी लगा दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने फ्रीक्वेंसी को अगर डबल भी कर दिया
तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं हुई, उससे थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि उसे थोड़ी सी एनर्जी कहां से कहां तक आने में खर्च करनी पड़ी, बीच में से सतह तक। वर्क फंक्शन का काम करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी उसकी यूज हो गई। अगर ये मान लीजिए जीरो होता बेटे, अगर वर्क फंक्शन जीरो होता तब क्या होता, एग्जैक्टली डबल। तब आंसर कौन सा होता, इट बिकम्स एग्जैक्टली डबल। अगर वर्क फंक्शन में ना लगती थोड़ी सी एनर्जी, अगर ये वाला फंक्शन ना होता ना फाइव, अगर फाइव को मैं जीरो कर देती तब क्या होता, इधर से मैंने फ्रीक्वेंसी डबल करी तो काइनेटिक एनर्जी भी ठीक क्या हो जाती, डबल हो जाती। लेकिन अब चूंकि फाइव को इधर लाया, फाइव माइनस किया इसमें से, तो क्या हुआ, इसकी जो डबल फ्रीक्वेंसी वाला जो पार्ट है उसमें से फाइव कम हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, डबल फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट में से थोड़ा सा कम। समझ में आई बात, सबको समझ में आई बात, सबको समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई कि कैसे कम हुआ, इट बिकम्स लेस देन डबल, थोड़ा सा डबल से कम, क्योंकि ये जो वर्क फंक्शन है वो इसमें से घट गया। समझ में आई बात, कर लिया, ये चीज उतार ली। For a certain matter, mu is the 5 times 5 गुना value node and the maximum velocity। ये क्वेश्चन आप ही करेंगे। of coming out photoelectrons is 8 into 10 की पावर 6, ठीक है, मीटर पर सेकंड। If mu is equal to mu naught, the maximum velocity बताइए कितनी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालिए। कितनी होगी बेटा, ऑप्शंस दे रही हूं मैं, बताएंगे। पहला ऑप्शन है 4 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड 6 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन इज 8 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और फोर्थ ऑप्शन है 1 गुना 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटे, चलो बताओ क्या है। फॉर ए सर्टन मेटल, कोई मेटल है, न्यू इज 5 times द न्यू नॉट, उस मेटल की जो फोटो आप
एक रेडिएशन आ रहा है, उसकी जो आवृत्ति है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 5 टाइम्स, यानी 5 गुना है किसकी? न्यू नॉट की। ठीक है। एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कमिंग आउट फोटो इलेक्ट्रॉन इज 8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यानी कि आने वाले जो उसमें से निकलने वाला फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 8 × 10⁶। और उसने कहा अच्छा, डबल करी थी ना इसमें, तो इसमें बेटे 2 न्यू लिखिए। आवृत्ति अगर इसकी डबल कर दी जाए, इफ दी उसकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो डबल कर दी जाए, इफ न्यू इज इक्वल टू 2 न्यू 0, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालना। बताइए कैसे करेंगे? बताइए। सबको ही एक इक्वेशन पता है, EP इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, सबको बताइए इक्वेशन। सबको पता है ये वाली इक्वेशन? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। सबको पता है। अब इससे देखिए उसने क्या कहा कि पहले जो एनर्जी है वो कितनी होती है? HF होती है ना। F की जगह फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी? 5 टाइम्स। कितनी दे रखी है बेटे? तो मैंने HF की जगह क्या कर दिया? 5 टाइम्स ऑफ द न्यू नोट, ए न्यू नोट, दैट इज। और इसकी कितनी हो जाएगी? H न्यू नोट। समझ रहे बात को? और प्लस काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्या निकालना है? मैक्सिमम वेलोसिटी, हाफ mv1 लगा लो, v1 का स्क्वायर। पहली कंडीशन। दो कंडीशन दे रखी है इसमें, एक तो वेलोसिटी दे रखी है जब आवृत्ति 5 गुना है, और दूसरी कंडीशन पे उसने वेलोसिटी निकालने को कही है। एक पे तो उसने दे रखी है, क्या दे रखी है? देख लो इधर, वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें? इतनी दे रखी है, यानी इसका मान v1 का मान दे रखा है। लेकिन पहले आप इसे इस तरह से लिख लिया, उसके बाद आप इधर ले आओ इसे। 5 एच न्यू माइनस एच न्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 एच न्यू 0 इज इक्वल टू हाफ एम v1 का स्क्वायर। दैट इज द वन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या कहते हैं कि जब EP में जो आवृत्ति है वो किसके बराबर रख दूं? 2 न्यू के जगह EP, यानी आपका H2 न्यू नॉट रख दिया मैंने। अब फ्रीक्वेंसी की जगह क्या रख दिया? अब जो नहीं है उस न्यू की जगह क्या रखा मैंने? 2 न्यू नॉट रखा। समझ में आई बात? बराबर 5 वही रहेगा, H न्यू नॉट, फिर प्लस हाफ एम v2 का स्क्वायर, दैट इज द। अब इसे सॉल्व कर लो। 2 न्यू नॉट में से एक न्यू नॉट चला गया तो क्या बचा? केवल एक H न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम v2 का स्क्वायर, दैट इज द समीकरण नंबर 2। यहाँ तक समीकरण पता चली? पता चली? निकालना जरा, डिवाइड कर दो। 1/2 डिवाइड करो इसे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा बेटे? जब डिवाइड करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया। उधर क्या आया? इधर तो आ गया 4/1, 4/1। और उधर क्या आया? v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर। अब उसने क्या पूछा था बेटे? द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी, जब डबल, यानी v2, v1 तो दे रखा है और v2 पूछा है। v2 को इधर ले जाओ, इन दोनों का वो कर लो स्क्वायरिंग, वो इधर लेकर के ये देखो ए, दोनों की तरफ का अंडर रूट लेने पर क्या होगा बेटे? v1/v2 इज इक्वल टू 2:1। और आपको निकालना है v2 का मान। हाँ जी, v2 इज इक्वल टू 1/2 v1। v1 कितना दिया है बेटे आपको? यानी इसका जस्ट हाफ।
8 गुना 10 की घात 6/2। साफ साफ यहाँ कर दू। 8 गुना 10 की घात 6/2, ये है V2। कितना निकला आंसर? 4 गुना 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड निकला मुझे। क्वेश्चन नंबर, समझ में आई? क्लियर हुआ? आप तो शायद फर्स्ट टाइम आए हो आज, है ना? समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो आए थे पहले, ये आ रहा है। और आपको आ रहा है समझ में? फीस पे क्यों नहीं आए आप? एक जगह। अच्छा बेटे, कंटिन्यू रखो थोड़ा सा पढ़ाई को, टच में रहो। आप लोगों को समझ में आई बात? हो गया? नेक्स्ट करें? बस, कर लिया ये वाला? करा या नहीं? कर लिया? क्वेश्चन लिखेंगे, व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी, आप ही करेंगे इस क्वेश्चन को, ऑफ 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट falls on metallic surface of work function 2.8 electron volt, the kinetic energy of emitted electrons are, ऑप्शंस लिख रही हूँ, बताएंगे आप। 1 electron volt, B 6.6 electron volt, C 0 to 1 electron volt, और D 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लगाओ जोर जरा, पैराशूट खोलो दिमाग का, घोड़ाओ जरा, दौड़े, दौड़ाओ इनको जरा, अपने घोड़ों को दौड़ाओ। मैंने, हाँ पहले यही सोचती थी मैं कि यही होगा, लेकिन अब चलो खैर काफी हद तक सही पहुंच गए आप लोग। किसी और का आया? ऑप्शन ए भी आया किसी का? सी एस, उसकी मैक्सिमम ने पूछा, हाँ उन्होंने टिप्स पूछी है, राइट। आप लोग देखो जरा ध्यान से फटाफट क्या पूछा है। उसने क्या कहा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी 3.8, यानी एनर्जी ईपी कितना दिया है? ईपी 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन ए मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन फाई कितना दिया है? 2.8 ईवी। ठीक है,
तो उसने कहा कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, बताओ क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी बताना है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की। क्या है इसमें रिलेशन, Ep इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये होता है ना, यही तो होता है। लेकिन उसने क्या पूछा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी, काइनेटिक एनर्जी एमिट होने की स्टार्टिंग से लेकर के जहां तक वो एमिट हो रहा है, निकल रहा है, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी की रेंज पूछी है। बताओ भैया, ईपी कितना है, वेरी गुड, फाई कितना है, प्लस काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मुझे, ठीक है। तो 3.8 माइनस 2.8 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम चल रही है ना। अब ये देखो बेटे, आमतौर पे बच्चे वही करेंगे जो पहले इसने किया कि भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकल गई 1, तो उन्होंने तुरंत किसको लगा दिया, एक ऑप्शन लगा दिया, बट दिस इज रॉन्ग, बिकॉज पूछने वाले ने ये नहीं कहा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी होगी। अगर पूछता मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तो ऑप्शन नंबर 1 राइट था, लेकिन उसने क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा जो है जहां से वो एमिट हो रहा है और जहां तक उसकी काइनेटिक एनर्जी जा रही है उसकी रेंज 1 तक जाएगी, कहां से, 0 से, वो स्टार्ट कहां से होगी काइनेटिक एनर्जी, 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैक्सिमम पूछता तो ऑप्शन ए था, लेकिन अगर उसने केवल काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ, रेंज आप यहाँ लिखेंगे, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या चीज, टाइम, टाइम स्पष्ट होने वाला है, और 2-5 मिनट में आपका कर दूंगी मैं, ब्रेक कर दूंगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ, समझ में आई, ये डाउट है कुछ आपको, आपको क्लियर हो गया, पीछे आपको, इधर आपको क्लियर हुआ, चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं। The photoelectric curve function, नंबर ए ऑप्शन बताओ कौन सा राइट है, इज डिफरेंट, बता चुकी हूँ ये मैं तुम्हें सारे कर्म, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, मटेरियल, बी ऑप्शन इज सेम फॉर ऑल मेटल्स, सी ऑप्शन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, सोच लो जो कर्व अभी तक बताए मैंने कौन सा फिट बैठ रहा है, ऑफ द इंसिडेंट लाइट
और डी है डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बताइए, अब आप लोग बताइए, तर्क के साथ उत्तर दीजिए क्या हो सकता है। ऑप्शन सी आपका, पढ़ लीजिए। क्या है दी फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फाइव is different for different materials, is same for all metals, depends upon frequency of the incident light, depends upon the intensity of light। मैंने जब आपको वर्क फंक्शन फाई लिखवाया था तो फाई के बारे में कुछ बातें भी लिखवाई थी कि फाई जो होता है वो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर वन कि वर्क फंक्शन जो फाई है वो बेटे डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। यानी कि सोने की प्लेट होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन कुछ और होगा, लोहे की प्लेट होगी तो उससे उस पे फोटोन पड़ेगा तो उससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कुछ और होगा वर्क फंक्शन। और अगर कोई और मेटल है ना, तो उससे जब फोटोन पड़ेगा तो उसका वर्क फंक्शन कुछ होगा डिफरेंट। तो ऑप्शन नंबर इज, नोट रखें इस बात को कि हर अलग अलग मटेरियल की प्लेट के लिए, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग फाई का मान होता है। और एक और चीज है, इसमें ये लिखा है ना डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा अपॉन द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर न्यूज जो दिल्ली आवृत्ति नहीं करती। दिल्ली आवृत्ति हमें पता है कि एच न्यू जीरो होता है ना, तो ये जो दिल्ली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू पर डिपेंड नहीं करती। समझ में आई बात। दिल्ली आवृत्ति डिफरेंट मटेरियल्स की अलग अलग होती है जो कि डिपेंड नहीं करती आने वाली लाइट की आवृत्ति पर, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, और डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी क्या चीज है, इज द नंबर ऑफ फोटोन्स। और ये क्या चीज है, ये तो एनर्जी। समझ में आई बात। वर्क फंक्शन एच न्यू जीरो होता है ना, फाई का मान क्या होता है, एच न्यू जीरो। तो ये तो एक एनर्जी हुआ। तो डी भी बिल्कुल, बिल्कुल ये तो है ही नहीं, बस ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर, क्लियर हुआ। अब आप ले लो एक ब्रेक। हाँ ठीक है।